एक हीरे की अंगूठी खरीदने में आपके और मेरे जैसे लोगों की हवा टाइट हो जाती है यार, पूरा बजट हिल जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ हीरे ही हीरे हैं लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, उन हीरों को कोई वहाँ पूछता भी नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या हो ऐसी जगह जहाँ पर हीरों की बारिश होती हो? तो यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन चौंकिए मत, हमारे ही सौर मंडल में एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां आसमान से पानी नहीं बल्कि हीरे बरसते हैं, और वो दुनिया है नेपच्यून। एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी से इतना दूर है कि वहां तक सूरज की रोशनी पहुंचने में 4 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। एक ऐसा ग्रह जो इतना रहस्यमय है कि इंसानों ने आज तक उसके पास सिर्फ एक बार किसी अंतरिक्ष यान को भेजा है, और एक ऐसा ग्रह जिसके अंदर अरबों खरबों टन हीरे छिपे हो सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ हीरो की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी खोज की जिसने खगोल विज्ञान का इतिहास बदल दिया। ये कहानी है मैथ्स की ताकत की, ये कहानी है एक ऐसे ग्रह की जिसे वैज्ञानिकों ने पहले कागज पर खोजा और बाद में उसे आसमान में देखा। और ये कहानी है उस रहस्य की जो आज भी वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। आखिर नेपच्यून के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ हीरों की बारिश होने लगी? अगर वहाँ सचमुच इतने हीरे मौजूद हैं तो उनकी मात्रा कितनी होगी? क्या कभी इंसान उन हीरो तक पहुँच पाएगा? और क्या हमारी आकाशगंगा में ऐसे लाखों ग्रह हो सकते हैं जहाँ आज भी हीरे बरस रहे हैं? हाय, मैं हूँ सुप्रिया। ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में आज हम नेपच्यून की इसी अविश्वसनीय अकल्पनीय दुनिया की यात्रा पर चलेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस रात से जिसने पूरी कहानी बदल दी। साल था 1846। उस समय वैज्ञानिकों को 7 ग्रहों के बारे में पता था। बुध, शुक्र, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, मंगल, बृहस्पति और शनि, साथ ही यूरेनस की खोज बता दूं कि 1781 में हो चुकी थी और वैज्ञानिक उसकी कक्षा का लगातार अध्ययन कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक अजीब समस्या दिखाई देने लगी। यूरेनस ठीक वैसे नहीं चल रहा था जैसे उसे चलना चाहिए था। कभी वो थोड़ा आगे दिखाई देता, कभी थोड़ा पीछे, कभी उसकी गति उम्मीद से अलग हो जाती। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद उनकी गणनाओं में गलती है, लेकिन समय बीतता गया और समस्या बनी रही। अब सवाल खड़ा हुआ कि क्या यूरेनस को कोई अदृश्य शक्ति खींच रही है? क्या उसके आसपास कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसे अभी तक देखा नहीं गया? और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे शानदार खगोलीय जासूसी मिशन। 2 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक गणित का इस्तेमाल करके इस रहस्य को सुलझाने में जुट गए। उन्होंने यूरेनस की हर गतिविधि का विश्लेषण किया, उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, और फिर गणनाएं शुरू हुई, यानी कि कैलकुलेशंस करना शुरू हो चुका था। महीनों की मेहनत के बाद निष्कर्ष सामने आया। यूरेनस के बाहर एक और बड़ा ग्रह होना चाहिए, ऐसा कैलकुलेशन से पता चला। एक ऐसा ग्रह जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति यूरेनस को प्रभावित कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ग्रह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों के पास उसकी संभावित स्थिति का अनुमान था। अब आता है 23 सितंबर 1846 की रात। जर्मनी के बर्लिन ऑब्जर्वेटरी में खगोलविद दूरबीन लेकर बैठे थे। उनके पास केवल गणितीय गणनाएं थी। उन्होंने दूरबीन को उस दिशा में घुमाया जहां नए ग्रह के होने की संभावना बताई गई थी, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान का इतिहास बदल दिया। दूरबीन में वास्तव में एक नया ग्रह दिखाई दे गया। यानी इंसानों ने पहले ग्रह की मौजूदगी की गणना की और उसे बाद में खोजा और देखा। ये विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जाती है। नए ग्रह का नाम रखा गया नेपच्यून, रोमन पौराणिक कथाओं के समुद्र देवता के नाम पर। लेकिन उस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये ग्रह भविष्य में सौर मंडल की सबसे रहस्यमय दुनियाओं में से एक साबित होगा। खोज के कुछ ही समय बाद वैज्ञानिकों ने नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा ट्राइटन को भी खोज लिया। लेकिन उसके बाद दशकों तक नेपच्यून बस एक दूर की नीली रोशनी बनकर रह गया। उसकी सतह दिखाई नहीं देती थी, उसका मौसम रहस्यमय था, उसका अंदरूनी ढांचा सीक्रेट से भरा था, और उसके आसपास क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता था। फिर आया अंतरिक्ष युग। 1960 और 70 के दशक में इंसान ने सौर मंडल को करीब से देखने की शुरुआत की। नासा ने एक महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया, नाम था वॉयेजर। 2 अंतरिक्ष यान बनाए गए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इनको बनाया गया था बाहरी ग्रहों के बारे में जानने के लिए। लेकिन एक दिलचस्प बात है, वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ था और वही बाद में नेपच्यून तक पहुंचा। 1977 में पृथ्वी से रवाना हुआ ये यान अंतरिक्ष के अंधेरे में लगातार आगे बढ़ता रहा। साल बीतते गए, दशक बीत गया, फिर दूसरा दशक शुरू हो गया।
और आखिरकार अगस्त 1989 में वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के पास पहुंचकर इतिहास रच दिया। आज तक यही एकमात्र अंतरिक्ष यान है जिसने नेपच्यून को करीब से देखा, और उसने जो तस्वीरें ली हैं वो आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाई रहे हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, हम मंगल ग्रह पर रोवर चला चुके हैं, चांद पर इंसान भेज चुके हैं, शुक्र ग्रह पर भी, लेकिन नेपच्यून के पास आज तक सिर्फ एक यान पहुंचा है, और वो भी लगभग 37 साल पहले। जब वॉयेजर 2 ने नेपच्यून की तस्वीरें भेजी तो वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें जो दिखा उसकी उम्मीद नहीं थी। नेपच्यून बेहद सक्रिय निकला, उसके वातावरण में विशाल तूफान चल रहे थे और उनमें सबसे फेमस था ग्रेट डार्क स्पॉट। ये एक विशाल तूफानी क्षेत्र था, आकार इतना बड़ा कि पूरी पृथ्वी उसके अंदर समा सकती थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी वहां की हवाएं। नेपच्यून पर हवाओं की गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये पृथ्वी पर रिकॉर्ड की गई किसी भी प्राकृतिक हवा से कई गुना तेज है। अब सवाल उठता है, सूरज से इतनी दूर मौजूद ग्रह पर इतनी जबरदस्त ऊर्जा आती कहां से है? आखिर नेपच्यून के अंदर ऐसा क्या चल रहा है? और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब नेपच्यून के भीतर झांकने की कोशिश की तो उन्हें एक ऐसी संभावना दिखाई दी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। एक ऐसी संभावना जिसके अनुसार नेपच्यून के अंदर आसमान से हीरे बरस रहे हो सकते हैं। और अगला सवाल यही है कि आखिर किसी ग्रह पर हीरे बनते कैसे हैं? जब हम हीरा शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? महंगी ज्वेलरी, चमकदार पत्थर, खदानें या फिर करोड़ों की नीलामी। लेकिन वैज्ञानिक हीरे को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए हीरा सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं है, ये कार्बन का एक विशेष रूप है। वही कार्बन जो हमारे शरीर में मौजूद है, वही कार्बन जो पेड़ों में है, वही कार्बन जो कोयले में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हीरे में कार्बन परमाणु एक बेहद मजबूत क्रिस्टलीय संरचना में जुड़े होते हैं। यही वजह है कि हीरा पृथ्वी पर मिलने वाले सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थों में से एक है। पृथ्वी पर हीरे बनने के लिए अत्यधिक दबाव और तापमान की जरूरत होती है। अधिकांश प्राकृतिक हीरे पृथ्वी की सतह से लगभग 150 से 200 किलोमीटर नीचे बनते हैं। वहाँ दबाव इतना ज्यादा होता है कि कार्बन के परमाणु हीरे में बदल जाते हैं। फिर ज्वालामुखीय गतिविधियां उन्हें ऊपर ले आती हैं। लेकिन अब जरा नेपच्यून की तरफ लौटते हैं। नेपच्यून पृथ्वी जैसा ग्रह नहीं है, ये एक आइस जायंट है। इसका अधिकांश हिस्सा चट्टानों से नहीं बना है। इसके ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों की विशाल परतें मौजूद हैं, और यही मीथेन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4, यानी एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु। अब कल्पना कीजिए कि आप नेपच्यून के वातावरण के अंदर लगातार नीचे जा रहे हैं। जितना नीचे जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा, तापमान बढ़ेगा, और एक ऐसा समय आएगा जब परिस्थितियां इतनी चरम हो जाएंगी कि मीथेन के अणु टूटने लगेंगे, कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग। इसके बाद कार्बन परमाणुओं के साथ कुछ अविश्वसनीय होता है। वे एक दूसरे के साथ जुड़कर हीरे की क्रिस्टल संरचना बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि वहां सचमुच छोटे छोटे हीरे पैदा हो सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि वे हीरे हवा में तैरते नहीं रहते। हीरा आसपास मौजूद द्रव से ज्यादा घना होता है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचने लगता है, और तब शुरू होती है डायमंड रेन, यानी कि हीरों की बारिश। छोटे छोटे हीरे ऊपर से नीचे गिरते रहते हैं, हजारों किलोमीटर गहराई तक। कुछ वैज्ञानिक मॉडल तो ये भी सुझाव देते हैं कि ये नीचे पहुंचकर हीरे पिघल सकते हैं और तरल हीरे का समंदर भी बना सकते हैं। जी हाँ, समंदर। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन आधुनिक ग्रह विज्ञान में ये एक गंभीर वैज्ञानिक संभावना मानी जाती है। नेपच्यून जैसे वातावरण में वैज्ञानिकों ने हीरे बनाने के कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए धरती पर। जनवरी 2024 नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक अध्ययन ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। नए परिणामों के अनुसार हीरे बनने के लिए शायद उतनी एक्सट्रीम परिस्थितियों की जरूरत ही नहीं जितनी पहले मानी जाती रही थी। आसान भाषा में बताऊं कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि नेपच्यून और यूरेनस के अंदर डायमंड रेन पहले अनुमान से कहीं ज्यादा बड़े क्षेत्र में हो सकती है। यानी वहां हीरे बनने की प्रक्रिया केवल कुछ सीमित गहराई तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रह के अंदर बहुत बड़े हिस्से में सक्रिय हो सकती है। और यहीं से मामला और भी रोमांचक बन जाता है, क्योंकि अगर हीरे इतने बड़े पैमाने पर बन रहे हैं तो वहां कुल कितने हीरे मौजूद होंगे? जवाब सुनकर शायद आप चौंक जाए। पृथ्वी पर हर साल लगभग 10 करोड़ कैरेट हीरे निकाले जाते हैं। सुनने में बहुत बड़ी संख्या लगती है, लेकिन कुछ अनुमानों के अनुसार नेपच्यून के अंदर मौजूद हीरों की मात्रा पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा हो सकती है।
अब सवाल यह है कि अगर वहाँ इतने हीरे हैं तो क्या भविष्य में इंसान उन्हें निकाल सकता है? शायद हाँ, लेकिन व्यवहारिक रूप से फिलहाल नहीं, और शायद कई सदियों तक नहीं, क्योंकि समस्या सिर्फ दूरी नहीं है। नेपच्यून पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर है, समस्या उसके अंदर पहुंचने की भी है। हीरों तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर मोटी गैसीय परतों को पार करना होगा, जहां दबाव लगातार बढ़ता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा और कोई भी ज्ञात अंतरिक्ष यान शायद वहां कुछ मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं पाएगा। यानी फिलहाल नेपच्यून के हीरे इंसानों की पहुंच से बहुत दूर हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ नेपच्यून तक सीमित नहीं है, यहीं पर यह विषय पूरी आकाशगंगा से भी जुड़ जाता है। फिलहाल कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, इनमें से बड़ी संख्या नेपच्यून जैसे ग्रहों की है। कुछ को मिनी नेपच्यून कहा जाता है। अब सोचिए, अगर नेपच्यून पर डायमंड रेन हो सकती है तो क्या इन ग्रहों पर भी हो सकती है? वैज्ञानिकों का जवाब है शायद हाँ। और अगर ऐसा होता है तो हमारी गैलेक्सी में शायद लाखों नहीं करोड़ों ग्रह ऐसे होंगे जहां आज भी हीरों की बारिश हो रही है। पृथ्वी पर हीरा खास है, रेयर है, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर वो एक सामान्य पदार्थ भी हो सकता है, क्योंकि जिस चीज को हम सबसे कीमती रत्नों में गिनते हैं वो किसी दूसरे ग्रह पर बारिश की बूंदों की तरह गिर रही हो सकती है। शायद आने वाले सालों में जब कोई नया अंतरिक्ष यान नेपच्यून की ओर उड़ान भरेगा तब हमें पता चलेगा कि वहां हकीकत में क्या हो रहा है। लेकिन तब तक नेपच्यून हमारे सौरमंडल की सबसे रहस्यमयी, सबसे दूरस्थ और सबसे चमकदार कल्पनाओं में से एक बना रहेगा। फिलहाल ब्रह्मांडी कोड के इस एपिसोड में इतना ही। क्या आप इस ग्रह पर जाना चाहेंगे और वहां से हीरे लेकर आना चाहेंगे? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं सुप्रिया और कैमरे के पीछे हमारे साथी अली।